गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम फाइटोप्थोरा का जो लास्ट पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत फाइटोप्थोरा में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बाद निषेचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है वो अपन देखेंगे। निषेचन के समय जो पुंधानी होती है उसमें से एक पैपिला निकलता है जो वृद्धि करके अंडधानी की ओर बढ़ने लगता है और अंडधानी से जाकर चिपक जाता है। अब दोनों के बीच की भित्ति घुल जाती है तथा पुंधानी का कोशिका द्रव्य जो होता है और नर केंद्रक दोनों ही अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा अभी अभी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंडधानी होती है वो तो इस तरीके से फूली हुई संरचना होती है और पुंधानी उसके गले पर ऐसे कॉलर की तरह लगी हुई होती है। पहले बहुत सारे केंद्रक होते हैं अंडधानी में, लेकिन बाद में सारे केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और केवल ऊप्लाज्म में एक ही केंद्रक बचता है। ऐसे ही जो पुंधानी होती है उसमें भी शुरुआत में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं और एक ही केंद्रक बचता है। अब निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी? ये क्या है? ये पुंधानी है, ये है पुंधानी और ये है अंडधानी। अब इस पुंधानी से एक ऐसा पैपिला निकलेगा, ये देखिए, ये पैपिला निकलकर किस पे चिपक जाएगा? अंडधानी पर चिपक जाएगा और इस जगह पर दोनों की जो भित्ति होगी वो घुल जाएगी। देखो ये दोनों की भित्ति इस जगह पर घुल जाएगी और जो केंद्रक होगा नर का, तो ये पैपिला अटैच हो गया है और पैपिला निकला किससे था? पैपिला निकला था पुंधानी से। तो अब इसका जो केंद्रक है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो अंडधानी के भीतर प्रवेश कर जाएगा। अंडधानी में पहले से एक केंद्रक मौजूद है जो कि अंडधानी का केंद्रक है। अब नर का केंद्रक और मादा के केंद्रक दोनों में संलयन या फ्यूजन की प्रक्रिया होगी और निषेकांड का निर्माण होगा। आप इसको बहुत ही साफ तरीके से देखना चाहते हैं तो अपन इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, ये अपन ने जनन की प्रक्रिया देखी थी कि सोमैटिक हाइफी थे, एक ने पुंधानी बनाई, एक ने अंडधानी बनाई। पुंधानी जब वृद्धि कर रही थी अंडधानी नीचे से निकली और ऊपर की ओर बढ़ गई, पुंधानी को भेदती हुई ऊपर की तरह इस तरह से निकल गई है। अब ये पुंधानी तो गले पे कॉलर की तरह रह गई और अंडधानी पूरी इतनी बड़ी संरचना नजर आ रही है। अब ये देखें, ये एक पैपिला निकल रहा है, ये एक पैपिला निकल रहा है, देखें पैपिला निकलकर अंडधानी से चिपक गया है। अब जो भी केंद्रक और जीव द्रव्य था नर का वो प्रवेश कर गया है अंडधानी में और दोनों के बीच में यहाँ देखिए मेल न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस लिखा हुआ है, यानी प्लाज्मोगैमी की प्रक्रिया हुई। पहले तो जो जीव द्रव्य था नर व मादा का दोनों फ्यूज हो गया, वो तो था प्लाज्मोगैमी, और उसके बाद होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब अगले चरण में दोनों के जो केंद्रक थे नर व मादा के केंद्रक आपस में मिक्स हो गए। अब आपने देखा होगा लाइन के इस तरफ तक तो प्लाज्मोगैमी और लाइन के इस तरफ जो है वो कैरियोगैमी है। मतलब जैसे ही कैरियोगैमी हुई, केंद्रकों में संलयन हुआ, वैसे ही 2n अवस्था स्थापित हो गई। तो अब यहाँ पर 2n लिखा हुआ है। तो अंडधानी में अब क्या हुआ? 2n डिप्लॉयड केंद्रक जो था वो बन गया। अब इसके बाद क्या होगा कि फिर मियोसिस की प्रक्रिया होगी। देखो मियोसिस होता है, मियोसिस लिखा हुआ है, मियोसिस होगा जिससे कि जो एक केंद्रक होगा वो 4 केंद्रकों में बट जाएगा। वो चारों केंद्रक कैसे होंगे? n प्रकार के होंगे और ये जो निषेकांड बन गया इसका फिर अंकुरण होगा। अब अंकुरण कैसे होता है ये भी एक विशिष्ट तरीका है इसके अंकुरण का, सामान्य स्थिति नहीं होती है। ये देखें कि ये जो होती है निषेकांड जो बन जाता है उसकी बाहरी भित्ति तो एक्सोस्पोरियम कहलाती है जो मोटी होती है, और उसकी भीतरी भित्ति जो होती है वो एंडोस्पोरियम कहलाती है। निषेकांड बनना जो है वो इसकी विश्रामावस्था है। इन्फेस्टेंस सहित कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें पुंधानी नहीं भी बने तो भी जो अंडकोल होता है या जो ये निषेकांड है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनी अपन कहते हैं कि बिना नर जननांग के ही, मादा जननांग से ही केवल जो आगे की जो पीढ़ी है वो स्थापित हो जाती है। अब अगर अपन इसमें देखते हैं आगे, ये जो निषेकांड बन गया ये बनने के बाद कई हफ्तों तक सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा और फिर उसमें अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो अंकुरण कैसे होगा? अंकुरण के लिए इस निषेकांड में से एक सबसे पहले एक जनन नलिका बाहर की ओर निकलेगी
और उस जनन नलिका के शीर्ष पर बनेगी बीजाणुधानी, जो कि बहुकेंद्रकीय संरचना होगी। बीजाणुधानी में बहुत सारे केंद्रक होंगे। एक केंद्र की द्विकशाभिकी चल बीजाणु उत्पन्न हो जाएंगे। इस चल बीजाणु के चारों ओर आवरण बन जाता है, फिर ये अंकुरित होकर कायिक कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये आप अच्छी तरीके से इस चित्र में से देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए नर केंद्रक है, मादा केंद्रक है, दोनों के फ्यूजन से ये निषिक्तांड का निर्माण हो गया। बाहरी भित्ति इसकी एक्सोस्पोरियम है, आंतरिक भित्ति एंडोस्पोरियम कहलाती है। अब ये जो निषिक्तांड है जिसमें एक केंद्रक है जो कि 2n है। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हो गया है, 4 केंद्रक बन गए हैं और फिर उनसे अनेक समसूत्री विभाजन से खूब सारे n केंद्रक जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये देखें इसका अंकुरण हुआ है, तो इस निषिक्तांड में से एक जनन नली जो है वो बाहर निकली है। उस जनन नली के शीर्ष पर ये धानी जैसी संरचना बन गई है, जैसे कि अलैंगिक जनन में अपन ने देखा था, ये नाशपाती की आकृति की ये धानी बन गई है, जैसे जूस्पोरेंजियम अपन कह रहे हैं। और इसमें सारे केंद्रक प्रवेश कर गए। प्रत्येक केंद्रक ने अपने चारों ओर थोड़ा सा जीव द्रव्य लेके वही चल बीजाणु बना लिए हैं। फिर ये जो धानियाँ फट गई है, वही चल बीजाणु बाहर निकले हैं। इनका जो फ्लैजिला था वो नष्ट हो गया है, ये वही एंसेस्टेड हो गए, मतलब इनके ऊपर पुट्टी बन गई है, भित्ति बन गई है, और फिर इन्होंने अंकुरण करके वापस से नए कवक जाल का निर्माण कर लिया है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये निषिक्तांड के अंकुरण की प्रक्रिया होती है। अब इस चैप्टर का जो आखिरी चीज़ है वो है जीवन चक्र। अपन को पढ़ना है तो इसके जीवन चक्र में 2 फेजेज हैं, अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की 2 विधियां होती हैं, या तो डायरेक्ट विधि हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट में तो क्या होगा कि कवक तंतु के शीर्ष पर बीजाणु धानियाँ बनेंगी, दोनों में बन रही बीजाणु धानियाँ, प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष में भी। लेकिन यदि अप्रत्यक्ष है, जो पहली विधि अपन ने देखी थी, तो बीजाणु धानी जो होंगी उनमें चल बीजाणु बनेंगे, और चल बीजाणु जब धानी फट जाएगी चल बीजाणु बाहर निकलेंगे, वो अंकुरित होकर बनाएंगे फाइटोप्थोरा। दूसरी जो विधि है जिसको अपन ने डायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट ये कोनिडियम लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि ये बीजाणु धानी तो बनी, ये धानी स्वयं ही कोनिडिया की तरह कार्य करेगी, पूरी की पूरी धानी ही अंकुरित होकर फाइटोप्थोरा को बना लेगी। यानी यहाँ पर ये जो स्पोर जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो ये ऊपर वाली तो इनडायरेक्ट मेथड है और नीचे वाली डायरेक्ट विधि है। दोनों में से चाहे किसी भी तरीके से अपन चलें, लेकिन अल्टीमेटली फाइटोप्थोरा का निर्माण होगा। दूसरी विधि जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें अपन क्या देखते हैं, नर जन्नांग पुंधानी बनेगी, मादा जन्नांग अंडधानी बनेगी। पुंधानी में नर केंद्रक होगा, अंडधानी में मादा केंद्रक होगा, जो अंड बनाएगा दोनों में निषेचन हो जाएगा, जिससे निषिक्तांड बन जाएगा। यहाँ तक तो थी द्विगुणित प्रावस्था। अब उसके बाद जब अर्धसूत्रण होगा मियोसिस, तो मियोसिस से 4 केंद्रक बन जाएंगे निषिक्तांड के भीतर, और निषिक्तांड के अंकुरण से पहले तो चल बीजाणु धानी बनेगी, जिसमें चल बीजाणु बनेंगे जो अंकुरण करके वापस से फाइटोप्थोरा बना लेंगे। तो ये जो था ये सारा था फाइटोप्थोरा के जीवन चक्र के बारे में। इतना ही है। थैंक यू।